भारतवर्ष। लेकिन मैं ये देखकर दंग हूं कि कितने कम वक्त में कितनी बढ़िया तैयारियों के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। इसके सभी वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए उनको बधाई और बहुत सारा साधुवाद। एक ताली उनके लिए होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और दूसरे ये भी कि ये पंछी जो हमको दिखाई दे रहे हैं यहां, ये बहुत कुछ कहते हैं। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये दिखाते हैं हमारे ये प्रवासी गुजराती कि अगर दिल में हौसला है और आवाज के साथ आगे जाने का इरादा है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। लेकिन पंछियों के बारे में ये कहा जाता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो ये जो प्रवासी गुजराती यहां से गए वो वापस अपने देश में आकर, अपनी मिट्टी में आकर ही वो सुकून पाते हैं जो असल में उनको चाहिए होता है, या फिर अपने दिल में वो मिट्टी की महक लिए हुए वहां होते हैं जहां होते हैं। और हिंदुस्तान, जैसा मीनाक्षी लेखी जी को मैं अक्सर सुनता हूं कि इट इज फॉर द ग्लोबल गुड दैट वी डू थिंग्स फॉर। और ये भी कि हिंदुस्तान एक ऐसी शक्ति रही है जिसको सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रेकन किया जाता रहा है। तो वो जो मिट्टी की महक है वहां सुगंधिए फैलाते रहते हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझें कि हमारे इन संस्कृति वाहकों को, हमारे इन कल्चरल एम्बेसडर्स को, हमारे इन गुजराती प्रवासी भाइयों बहनों को और मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है। और शुरुआत करूंगा ईश्वर की प्रार्थना के साथ, क्योंकि यहाँ तमाम वो विद्वज्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें यही संस्कार दिए हैं कि बगैर उस कनेक्टिविटी के, बगैर उस कनेक्शन के सारा मामला अंधियारा ही है। यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम। जिनके ध्यान से ही सब कुछ सुमंगल हो जाता है, उनके ध्यान के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रवासी गुजराती भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, गणमान्य लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने डंका पीटा है हिंदुस्तान का बाहर की जमीन पर जाकर। अभी तक जो किया गया है वो सराहनीय है। LM सिंघवी साहब की कोशिशों से लेकर यहाँ तक आज जो हमने किया, वो वाकई ये दिखाता है कि हम अपने प्रवासी भाई बहनों को लेकर गंभीर हैं। लेकिन इसको लेकर आगे और क्या किया जा रहा है? देखिए, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब से प्रवास शुरू होगा तो वापस आना भी शुरू होगा, मन में ऐसा ही रहेगा। और जब एक मुश्किल आएगी तो उसका हल निकलेगा, और जब बाकी मुश्किलें आती रहेंगी तो उनका हल निकलता रहेगा। तो ये तो अनंत प्रवाह है, और इस अनंत प्रवाह का जो समय है वो निश्चित करना, संख्या निश्चित करना या प्रश्न निश्चित करना, वो असंभव है। ये तो चलने वाली चीज़ है जो चलती रहेगी, चलती रही है। और जब भी समय की तुलना होती है तो हम लोग कभी पिछले 75 वर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक्टिव मेमोरीज हैं उसमें 75 वर्ष इंगित है। लेकिन जो इंगित नहीं है वो कई हजार वर्ष है। तो उन हजारों वर्ष को भी याद करें तो हमारा ये प्रवाह हमेशा चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन at the cost of being little immodest, I will say the same, that yes, we are the cradle of civilization, and as previous speakers have already said, that we have dithered also at times, and time to come back keeps coming back. कि अपने मुद्दे से, अपनी चीज़ों से हम भटके भी हैं, और जब भटके हैं तो वो भी समय आता है कि हमें वापस अपनी चीज़ों पे जाने का भी समय आता है। तो ये लगातार होने वाली फ्लक्चुएशन है, और कोशिश यही कि हम उभरते भी रहें, बढ़ते भी रहें और जुड़े भी रहें। दोनों परस्पर विरोधी सुनने में लगता है, लेकिन वो परस्पर विरोधी है नहीं, क्योंकि ये संभव है। तो ये जो बात कही आपने कि ये डायनेमिक सिचुएशन है और इसको हमेशा एड्रेस करने के लिए चीज़ें, परिस्थितियां बदलेंगी और उस हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा। ये बात सच है कि मौजूदा सरकार ने भारतीयों को, जो डायस्पोरा हमारा बाहर रह रहा है, उनके बीच में आपने देखा होगा जब भी हमारे प्रधानमंत्री गए हों या दूसरे लीडर्स हमारे जब जाते हैं तो
मेक श्योर करते हैं कि वो उस फ्रेटर्निटी से वहाँ हिंदुस्तानियों से मिलें, उनके बीच में जाएं और ये कनेक्शन जो है ये और प्रगाढ़ हो। और ये सरकार ने और ज्यादा बढ़ चढ़ कर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन गंगा के समय आपने जिस तरीके से वहाँ रह रहे यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए पूरी एम्पैथी के साथ और पूरी सक्रियता के साथ उनको लाने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए जरूर इस प्रयास के लिए, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार की तरफ से, इसके लिए आपकी तरफ से ताली होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन गंगा में कमाल का काम किया गया, अगर आप समझते हैं कि इस समय कहीं पर भी अगर हिंदुस्तान के किसी मंत्री की विजिट होती है, प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं और वहां हिंदुस्तानियों के साथ मिलना घुलना वो नहीं छोड़ते और कमाल का प्रतिसाद मिलता है, तो इसके लिए तालियां भी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे जो एनआरआई गुजराती हैं वो थोड़ा तालियों के मामले में पता नहीं क्यों कंजूस हो गए हैं। बहरहाल मैं अगली बात ये समझना चाहता हूं, ये डायनेमिक तो है मैम, लेकिन जब लोग और हम सब ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है पहले से कहीं बढ़ी है, और उसी समय हम ये सुनते हैं कि ब्रिटेन में वहाँ की होम सेक्रेटरी कहती हैं कि यहाँ ओवरस्टे कर जाते हैं लोग वीज़ा के बाद, और इसकी वजह से हमारी जो फ्री ट्रेड डील है वो भी मुश्किल में आ सकती है। इधर अमेरिका के संदर्भ में हम सुनते हैं कि वो वीज़ा में बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं लोगों को, जबकि चाइना के लिए इंतज़ार नहीं है वहाँ के लोगों को वीज़ा, जबकि उसको वो अपना एनिमी कंसीडर करते हैं। ये क्यों हो रहा है मैम? देखिए, बहुत सारी परतें हैं और जिस तरीके से राजनीति की परतें होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उससे कहीं ज़्यादा परतें होती हैं, और उन परतों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, मन में डर, जैसा दाजी ने अपने में बोला कि डर एक चीज़ है, लेकिन डर कई बार लोगों को लाइन पर भी रखता है, और कई बार मतलबी, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, उस तरीके की भी तो फिलॉसफीज़ हैं। तो बहुत सारी परतें हैं जिसके कारण कुछ लोग, देश या व्यक्ति इस तरीके का भाव रखते हैं। पर आपकी जो पुरानी बात है मैं उस पर आना चाहती हूँ। आपने ऑपरेशन गंगा की बात की, तो ऑपरेशन गंगा तो वो ऑपरेशन था जिसमें यूक्रेन और रशिया, दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और जब दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं उन दोनों देश के ऊपर प्रिवेल कर जाना और उनको ये समझा पाना कि भाई देखिए, मेरे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और कुछ छोटी मोटी संख्या नहीं, 22-23 हज़ार, उन बच्चों को, उन लोगों को मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि ना वो एक तरफ की तरफ है ना दूसरी तरफ की तरफ है, और वो पॉजिटिव लोग हैं। भाई पैसा खर्चते हैं उनके माँ बाप, आपके यहाँ फीस भरते हैं, जहाँ रहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, कोई वीज़ा वायलेशन नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई ड्रग के रैकेट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कोई टेररिस्ट नहीं है, और इसलिए हमें इनको निकालना है। और यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़ी हुई है पूरी तरीके से, लेकिन दोनों देश अपना युद्ध विराम करते हैं ताकि भारतीय वहाँ से निकल पाए, और भारतीय वहाँ से निकल कर कहाँ जाते, जो भी नज़दीक के अन्य देश हैं, वो भी भारतीय देश नहीं है लेकिन भारतीय मूल के लोगों को मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, ये तमाम देश, पोलैंड एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ से उनका रास्ता बना के भारत सरकार उनको निकाल के लाती है। तो अगर ये काम किसी को सरल सुनाई देता है या दिखाई देता है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ये काम सरल था क्या? 200-300 लोगों को निकालना अलग अलग देशों के लिए मुश्किल हो गया, और यहाँ पर जो तादाद थी वो 22 से 25 हज़ार के बीच की तादाद थी, और वो निकालना, ये मुझे यकीन है कि कोई हाथ ऊपर नहीं जाएगा। 23 हज़ार लोग, और सिर्फ ये नहीं, ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की स्थिति के बारे में जो लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ अच्छे भले टाइम में क्या होता है और ऐसे टाइम पे क्या होगा। तो अफगानिस्तान से देविक शक्ति के मामले में, और ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कभी आर्टिकल 370 पर बोलते हैं, कभी CAA पे बोलते हैं, तमाम चीज़ों पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन लोगों के लिए भाषण है कि भाई इतना ही सरल था, इतना ही आसान था, तो वहाँ से अन्य लोगों को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी जिनके पुरखे वहाँ रहते थे। आज हम भारतीयों की बात करें, जो मैंने डायनामिक बात की आपसे, तो
डायनामिज्म तो ये है कि 75 साल से पहले, 100 साल से पहले, 200 साल से पहले, 500 साल पहले, कई और 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले, वो सब तो भारत का हिस्सा ही था। वहाँ पर हमारे ही परिवारों के लोग रहते थे, उनको यहाँ आना पड़ा, वो भी एक तरीके की माइग्रेशन थी ना। 75 साल पहले 47 के अंदर मेरे परिवार के लोग यहाँ आए और मेरी दादी अफगानिस्तान से थी, घर में उनके बच्चे पश्तो बोलते थे, तो ये सब हमारा ही हिस्सा था। लेकिन हम माइग्रेट होकर सिकुड़कर इस तरफ आए क्योंकि यहाँ पर हमारी परंपराओं को जिंदा रखना एक संभव था, एक पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पर संभव नहीं था। तो जो लोग वहाँ फंसे रह गए और इतने साल से रहे, उनको वहाँ से इस हालात में निकाल के लाना, ऑपरेशन दैविक शक्ति को आप कितना आसान मानते हैं? आप वंदे भारत में 1 करोड़ से अधिक एनआरआईज, भारतीय अन्य लोगों को कोविड के दौरान निकाला गया, लाया गया, उसको आप कितना आसान मानते हैं? वो भी किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन यही मेरी रोड जहाँ मैं बैठी थी उसके पीछे एक महिला बैठी थी, मैं उनको नहीं जानती, उन्होंने खुद अपना परिचय दिया और एक ईमेल के ऊपर, एक फ़ोन कॉल के ऊपर उनका मैसेज आया कोरोना के टाइम पे, जिसका मैंने रिस्पॉन्ड किया और मेरे ऑफिस ने उनको कॉल करके उनको जो मदद चाहिए थी वो पहुंचाई। अब मेरे को नहीं मालूम था कि वो एनआरआई पर्व में मेरे को मिलने वाली है, नहीं मालूम था ना। कोई कभी मिलेगा ये भी नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता वो किसकी डॉटर इन लॉ है, वो किसकी पत्नी है, ये भी नहीं मालूम होता, लेकिन वो आज आके मुझे पता चला। तो ऐसे अनगिनत भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, हम लोगों से जो बन पाया, जिस भी स्थिति में हो पाया, वो हमने किया। और ख़ास तौर पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे, और वो सब स्टूडेंट्स भी आप देखिए, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास रहने की दिक्कत है, सब प्रॉब्लम है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये संभव हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति कर रहे थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नहीं होते, कोई और व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आता कि फिर देश की क्या हालत होती और उस डायस्पोरा में बैठे हुए लोगों की क्या हालत होती। क्योंकि जब ये मुश्किल आई, जैसे मैंने पहले कहा, मुश्किलें आती रहेंगी और हम उसका जवाब ढूंढते रहेंगे। तो मुश्किल आई, बच्चों के पास ब्लैंकेट्स नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, वो सब कुछ यूक्रेन में छोड़ के पड़ोस के देशों में आ गए। तो हमारे डायस्पोरा के लोगों ने मदद किया। एक नरेंद्र भाई मोदी की आवाज के ऊपर सब खड़े थे या नहीं, बताइए? आप लोग थे जो अन्य देशों से आए हैं। अगर यूएस में कोई था, अगर कहीं पर हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको कोई तकलीफ थी, तो हमारे समाज के लोगों ने मदद की। ये संभव हो पाया क्योंकि एक कोहेसिव ताकत जो हर भरसक प्रयास करती है, वो मदद करने का, जो भी अक्षम व्यक्ति उस समय दिखाई दे रहा है, जिसको उस समय मदद चाहिए, जिसकी जो मदद हो सकती है वो करेंगे ना। इसी को मैं कहती हूँ कि बेनिवोलेंट पॉजिटिव फोर्स, दैट्स व्हाट इंडिया इज। भारत एक ऐसा देश है जो कि ताकतवर, जितना ताकतवर होगा उतनी शांति, उतनी अच्छाई दुनिया में बढ़ेगी। क्योंकि टेम्परामेंटली, कोर ऑफ हार्ट, जो हृदय चक्र और आत्म चक्र की बात सुबह हुई, वो हृदय चक्र, आत्म चक्र थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है, लेकिन वो अपने स्थान पे रहता है। उसको मालूम है भाई क्या गलती है, उस गलती को सुधारने का काम भी करते हैं और मदद करने का कंपैशनेटली भी काम करते हैं। खासतौर से गुजरात के संदर्भ में क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं मैम, तो न जाने कितने ऐसे लोग जिन्होंने महात्मा गांधी समेत न जाने कितने नाम आप ले सकते हैं, जिन्होंने विदेशों में जाके भारत की पताका फहराई है। लेकिन वहीं पर कुछ खबरें हम ऐसी भी सुनते हैं जहां पर लोगों को एजेंट्स के जरिए ले जाए जाने की कोशिश होती है, अनाधिकृत तरीके से दूसरे देशों में ले जाए जाने की, वहां छोड़ने की कोशिश होती है, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके लोग वो जोखिम लेते भी हैं। भारत सरकार इसको खास तौर से गुजरात के संदर्भ में कैसे पहचान रही है और इसको कैसे एड्रेस करने के बारे में सोचा जा रहा है? एक तो हम लोगों ने कई माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट कुछ देशों के साथ किए हैं,
जब बाहर जाते हैं तो ये बात आसानी से समझ आती है कि अगर ये जेलसी और कुछ अलग किस्म की अजीब किस्म की राजनीति ना हो तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको लोग पसंद करते हैं काम करने के लिए एज वर्कफोर्स. Indians are actually recognized and respected as workforce. And because they are professionally qualified, do not get engaged in bad behavior, do not deal with drugs and terrorism and do untoward activities. So people over a period of time who need manpower require Indians as their workforce. That's what I have understood in this period. So with many governments, we are working on migration and mobility agreement so that the things get more organized. Number two, whoever is out there, whether as a student or as a labor or as a information technology expert or as top class scientist, engineer, so on and so forth, I tell everyone that please register yourself with our embassy, because the more you register, the more database we have. It's easy for you to approach us, it's easy for us to approach you. And when we can approach each other, we can actually support each other. I mean, I'll be in a position to help you because I have a phone number, I know the address, I know he's a genuine person, and if any problem happens with employee, with law and order, with neighbors, with anything, our embassy can intervene in those matters. तो हम लोगों को आसानी होगी आप तक पहुंचने की, इसलिए embassy के साथ अपने आप को दर्ज करना ज़रूरी है. और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हम बहुत सारे देशों के साथ कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि अगर आपको भारत के लोग चाहिए आपकी वर्कफोर्स में, आपको डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, फैक्ट्री वर्कर चाहिए, फार्मर्स चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप अग्रीमेंट कीजिए जिससे हमारे लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, आपके पास भी सही लोग पहुँचे, और जो इंटरमीडियरी गलत काम करके लोगों को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और वो बेचारे लोग इतना भारी संख्या में अपना ज़मीन जायदाद गाड़ी मोटर बेच के विदेश में पैसा कमाने की आस के साथ जाते हैं. कई केसेस के अंदर, मतलब मैं आपको एक आध उदाहरण बताना चाहती हूँ, उनकी भी बर्बादी नहीं होगी. एक उदाहरण है, पहले की बात है जब मैं मंत्री नहीं थी, लेकिन कुछ हमारी 300, 400 या 600 के आसपास नर्सेस को एक देश ले जाया गया. तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस केस को देखने के लिए क्वाइटली भेजा. वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो पता चला कि एम्बेसडर जो है वो वही बात कर रहा है जो वहाँ की सरकार बात कर रही है कि ये इलीगल है, इनको वापस भेजो. वहाँ पे हमारे समाज के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ रखा हुआ था और उनका खाना पीना रहना उन सब महिलाओं का हमारे समाज के लोग कर रहे थे. फिर जब उन लड़कियों से बात की कि भाई वापस जाने के लिए हम, क्योंकि उस समय, हाँ वो मैं बताना भूली, बट इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल जो वेलफेयर फंड है, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए वेलफेयर फंड क्रिएट किया है भारत सरकार ने, पहले भी था लेकिन इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पहले होता था कि वो पैसे नहीं है, वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस वेलफेयर फंड के माध्यम से टिकट प्रोवाइड करके उनको ऐसी कुछ गलत जगह फंस जाएं जहाँ स्ट्रैंडेड हो, वापस आने का पैसा नहीं है, आप इलीगल हो गए हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो पासपोर्ट प्रोवाइड करके आपको वापस भेजा जाएगा. क्योंकि कई बार धोखे होते हैं, आम जन को पता भी नहीं होता कि मेरे साथ धोखा हुआ. ऐसा इस केस में ये लड़कियां लीगली गई थी और इनको जिस व्यक्ति के अस्पताल के लिए ले जाया गया था वो खुद वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री और एक बड़े पद पे व्यक्ति था, लेकिन बाद में वो एक रैकेट में फंस गया जिसकी वजह से इनको
नौकरी नहीं मिल रही थी और सरकार के लिए वो इलीगल हो गई थी, वहाँ पे पड़े तो उनको हमने बोला कि इस फंड से हम आपको ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 25-25 लाख 10-10 20-20 लाख का कर्जा लेकर आए हैं, घर वापस जाएंगे तो ये पैसा हम वापस नहीं कर पाएंगे और हमारे माता पिता के ऊपर बहुत बर्डन होगा। तो ये बात आके मैंने रिपोर्ट की कि भाई उनकी ये प्रॉब्लम है, तो किसी तरीके से उनको वही नौकरी चाहिए, एंड विच इज़ बियॉन्ड माई कॉल, मतलब वो काम मैं नहीं कर सकती पर कोई करेगा ये काम। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर सुषमा जी को भेजा, उस देश के मुखिया से बात की और उन महिलाओं को वापस अस्पताल में नौकरी मिली, ताकि वो वापस अपने घर पे जो कर्जा लेके पहुंचे उस पैसे को लौटा सके। तो ये बड़ी अजीब किस्म की ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सरकार वापस लाना चाहती है, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और ये लीगल केस था। इलीगल केस होता तो हम वापस ही होते वो लोग। तो अभी फंड क्रिएट करना, रीच आउट करना, कम्युनिटी का एक्टिवेट रहना, वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए पुश करते रहना, इंश्योरेंस की बात करना, कोई गलत चीज़ हो जाए किसी की ज़िंदगी में, एक्सीडेंट्स कुछ भी, तो उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर भारत सरकार जो है अपने एम्बेसीज को जागरूक रखती है और साथ ही साथ ये काम होता रहे, अपने लोगों के बीच, डायस्पोरा के बीच भी बनी रहती है और ईमेल आदि ये सब पोर्टल्स भी उनके खुले हैं और समस्या का समाधान के लिए शिकायतों के भी रास्ते बने हुए हैं। प्रवासी भारतीयों और प्रवासी गुजरातियों को अपनी जड़ों की तरफ और मजबूती से जोड़ने की जो कोशिशें चल रही थी, जिसमें यह भी था कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रूट्स के बारे में और बेहतर अवेयर हों, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी किए जा रहे थे, सब किया जा रहा था। इसका कितना हार्टनिंग रिजल्ट आपको मिला है? वो मुझे अच्छा लगा जो सुनील जी ने पहले कहा कि कभी हमें ABCD कह के मजाक उड़ाया जाता है और कभी BBB कह के मजाक उड़ाया जाता है। सच है, क्योंकि जो जेलसी फैक्टर मैंने कहा था, समाज के अंदर कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स के प्रति एक जेलसी फैक्टर रहता है और उसका कारण है कि हमारे लोग ये मैरिजुआना और इन तरीके की चीज़ों में उलझते नहीं हैं। माता पिता कठिन परिश्रम के बाद जो पैसा होता है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, परवरिश पर खर्च करते हैं। और भारतीय बेसिकली एक इंटेलिजेंट कॉम है, मेहनती कॉम है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में वो जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो सोशल लैडर में अपनी मेहनत के ज़रिए चढ़ जाते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है इस बात से और वो तकलीफ के कारण उनको थोड़ा अनदेखा किया जाता है। तो ABCD या BBB जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं और विदेश में पैदा होने वाले लोग हैं लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके भारत बसता है और जब उनके मन में भारत बसता है तो भारत के प्रति एक स्नेह भी रहता है और उस स्नेह की वजह से वो बार बार अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और क्योंकि सीधे रास्ते चलते हैं तो सही बात है कि बेहतर भी करते हैं। उनको अपने कल्चर से जोड़े रखना, मुझे लगता है कि एक माता पिता तो करते हैं अपने हिस्से का काम, लेकिन एक सरकार के तौर पे, एक मंत्रालय के तौर पे हमारा भी प्रयास रहता है कि हम सबके बीच बने रहें। तो जैसे बड़े बड़े उत्सव होते हैं, होली, दिवाली, गरबा, डांडिया, वो मैं उसको धर्म से नहीं जोड़कर संस्कृति के रूप में देखती हूँ। तो अगर वो संस्कृति का एक आचार व्यवहार रहता है, धर्म के इर्द गिर्द रहता है ताकि हम अधार्मिक ना बने, लेकिन वो संस्कृति का भी एक विषय है। तो सांस्कृतिक रूप से ये सब लोग कहीं ना कहीं उन ओकेजन्स पर मिलते हैं। कभी इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री कभी फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन करती है। अभी राष्ट्रपति जी गए थे नेदरलैंड्स, तो वहाँ पर रामायण का मंचन किया गया था। क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस का मंचन होता है।
अधिकतर जगहों पर हमारे कल्चरल सेंटर्स चलते हैं। उन कल्चरल सेंटर्स के अंदर विभिन्न प्रकार के उनको म्यूज़िक, योगा, आयुर्वेद, इस सब की क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, ताकि वो जुड़े रहें अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ। फिर बहुत सारे भारतीय मूल के जो बच्चे हैं या वैसे सबके लिए हम लोग एक क्विज कंपटीशन खोलते हैं। तो जैसे इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमने क्विज खोला, तो उसमें पार्टिसिपेट करके जो जीतते हैं, कई लेवल्स पे वो क्विज होता है, तो उनको भारत के कोई टूरिस्ट प्लेस या कहीं जाने का, भारत भ्रमण का, उस सब का भी मौका मिलता है। तो प्रयास रहता है कि सबसे जुड़े रहें और मतलब अगर मैं जा रही हूँ या अन्य भी कोई और जाते हैं, तो हम लोगों का रहता है कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत ज़रूर हो। कल्चरल परफॉर्मेंस में भारतीय परंपराओं की तरफ की कोई डांस, म्यूज़िक आदि कोई भी परफॉर्मेंस हो, और कई बार उसमें फॉरेन कंट्री का भी कंपोनेंट रहता है, वहाँ के भी लोग साथ जुड़े रहते हैं, ताकि हम स्टैंड आउट ना करें, हम मिक्स होकर अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें। जैसे सेट्स होते हैं ना, सेट ए सेट बी मैथमेटिक्स के अंदर, मगर सेट ए सेट बी कभी ओवरलैप करता है, तो वो भी एक अपने आप में सेट सी तैयार हो जाता है। तो एक इंटरसेक्टिंग जोन, बट अपनी आइडेंटिटी अपने आप बनाए रखने का भी हम लोगों का काम रहता है। जैसे आपने कहा मैम कि हिंदुस्तान इज नोन फॉर बीइंग बेनेवलेंट एंड अ पॉजिटिव फोर्स। यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर हमने सुना, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको पूरी दुनिया ने रेखांकित किया, दोहराया कि ये दौर युद्ध का नहीं। जब हम देखते हैं कि टर्की जैसे जो कंट्री हैं वो इंटरवीन करने की और जाके मध्यस्थता करने की पेशकश और कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी भूमिका क्या देखता है? इतनी ही देखता है या इसके बियॉन्ड भी देखता है जो हमने अभी तक किया है? देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, वो है यमन और सऊदी अरब के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। वहाँ भी भारतीय फंसे हुए थे, और उन भारतीयों को भी युद्ध विराम करवा के निकालने का काम भारत ने किया। शायद बहुत लोगों को उस विषय में मालूम नहीं है, तो मुझे लगा बताना बनता है। तो ये सब हम लोग करते रहते, क्योंकि इतने सारे भारतीय इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको अपने मूल तक लाना ले जाने का भी हमारे पास रहता है। कौन से देश की क्या फॉरेन पॉलिसी है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने देश की जो पॉलिसी है उसमें है कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना नजर झुका के, ना नजर उठा के, नजर मिला के बात करो। तो वही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है कि ना नजर झुका के, कोई चाहे कि हमें झुका के कुछ करवा लेगा तो वो भी संभव नहीं है। नजर उठा के हम किसी की तरफ देख के कुछ करें, वो भी हम नहीं करते, क्योंकि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। नजर मिला के आपस में मित्रता के भाव से जो चीजें संभव है वो हम करने को राजी हैं, और कई बार करते भी हैं। हर चीज टीवी कैमरा के लिए भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्यस्थता हम अपने आप अज्यूम नहीं करते। मध्यस्थता के लिए दोनों साइड का राजी होना, जो ताकतें भिड़ाने में लगे हुई हैं उनका साइड स्टेप करना, और हमारे से ये उम्मीद होना कि हम ये करेंगे, तब हम करेंगे, नहीं तो हम डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे। नजर मिला के अभी भी यूक्रेन को भी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो भारत ने दी है, लेकिन अगर मेरे देश की ज़रूरत है, उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि भारत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे रहे या ज़रूरत रही हमारी, हम खाड़ी के देशों से अपना तेल खरीदते थे। खाड़ी के देशों हमें नज़दीक पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन खाड़ी के देशों से बढ़े हुए दाम पर अगर यूरोप के देश खरीदेंगे और करेंसी क्राइसिस ऊपर से और होगा, साथ में ईरान के ऊपर सैंक्शन होगी, ईरान से आप नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन की आप वहां से नहीं खरीद सकते,
तो भाई 1.3 बिलियन का देश, जहां पे 3% के हिसाब से एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, क्या करेगा? हम रशिया से तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत है। उसमें हमें कोई आंख दिखाए या उम्मीद करे कि हम आंख झुकाएं, वो संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को और हर एक देश को अपने देश की चिंता करनी है। तो हम अपने देश की, भारत की चिंता के लिए और भारत की भलाई के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे। तो इसी में मैम ये भी जानना चाहता हूँ मैं कि अब G20 है आगे, और वहाँ पर प्राइस कैपिंग भी एक बड़ा मुद्दा होगा, ऑयल प्राइस कैपिंग। तो इसको लेके हिंदुस्तान कैसे देख रहा है? और क्योंकि वहाँ पे मिस्टर बाइडेन भी होंगे, मिस्टर जेलेंस्की भी होंगे, मिस्टर पुतिन भी होंगे, तो क्या उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हिंदुस्तान देखता है? एब्सोल्युटली। हमारा तो पहले दिन से, और ये एक नहीं, लगातार देश के हर व्यक्ति ने ये बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने तो खास तौर पे ये बात कही है कि डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, वो लोग टेबल पे बैठे आपस में बातचीत करें। हम उसके पक्ष में हैं, और वो टेबल हमारी हो या कोई और टेबल हो, उसकी हमें चिंता नहीं है जी। टेबल होनी चाहिए और जो विरोधाभास है वो सुलझना चाहिए। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबको उसमें अपनी सोच समझ और द राइट वर्ड इज विजडम, विजडम के हिसाब से आपको ये काम करना होगा। एंड आई ऑलवेज से सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको, लेट विजडम प्रिवेल so that people know how to conduct their business, and no unfortunate incidents should happen, and people should not become so selfish that they only think about themselves and forget the poorer nations of the world, because poorer nations which have higher density also need support, and we cannot, the rich nations cannot choose a policy which is creating havoc to the rest of the world, as if Africa doesn't exist, as if they don't need energy, as if people in Asia do not exist, they don't have a problem. And I constantly maintain this, ऐसे कि भाई आप मुझे एक बहुत साधारण तरीके से एक बात बताइए, रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो आप सब के जानते हैं। अफगानिस्तान नक्शे से गायब हो गया है क्या? या जो कुछ हमारे बॉर्डर पे चल रहा था कुछ समय पहले तक, उसके बारे में क्यों बातचीत नहीं थी? तो ये जो आपने नाम लिए थे कुछ देशों के पहले, उसके संदर्भ में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो लगता है, जो दिखता है, जरूरी नहीं वो होता है। कई बार इंटरलिंकेजेस इतनी घनिष्ठ होती हैं कि उसको तोड़ पाना या उससे निकल पाना संभव नहीं होता। और कई बार नूरा कुश्ती चलती है, ये भी राजनीति का हिस्सा है। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड यहाँ बैठे हैं, वो जानते होंगे कई बार नूरा कुश्ती भी करते हैं। तो वो देश में, देश के बाहर भी ऐसा होता है। तो ये खास तौर से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी भी उन लोगों में रहीं जो बहुत मुखर रूप से ये कहती रहीं कि क्या होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट हिंदुस्तान के रुपए का हाल, तब जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज जहां पर पहुंचा हुआ है रुपया। हालांकि वर्ल्ड ओवर करेंसीज की हालत हम देखते हैं डगमगाई हुई है, लेकिन उससे जोड़कर देखा जाता है कि तब बहुत मुखर आलोचना हुई थी। आज वो लोग क्या सोचते हैं जब सत्तारूढ़? आप परसेंटेज निकालिए। अब ये इकोनॉमिक्स का गेम जो है वो साधारण भाषा में या 2 लाइन में समझाना कठिन है। उसके लिए आप एक अलग सेशन करेंगे और मैं आके बैठूंगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में आपको समझना होगा वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन क्या चल रही है। आपको समझना होगा कि किस तरीके से कुछ करेंसीज को छापा गया है। आपको समझना होगा कि करेंसी को किस तरीके से अभी कुछ देश जो हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस में गोल्ड ट्रांजैक्शन का क्या रेट चल रहा है, हमारे आसपास किस तरीके से जो
इन्फ्लेशन वर्सेस करेंसी का क्या हुआ है, ऑयल एक बड़ी चीज़ है, उसकी रेट्स पे क्या हुआ है, कोविड का क्या हुआ, साथ में कोविड के साथ साथ वॉर, जो कि 10% दुनिया का तेल यूरोप में, मतलब 10% दुनिया का तेल रशिया निकालता है। अगर आप ये कह दें कि 10% तेल नहीं खरीदा जाएगा, उसका क्या असर होने वाला है पूरी इकोनॉमी के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर। और फिर तेल निकालने की कैपेसिटी होती है अलग अलग देश की, फिर रेट्स के ऊपर क्या अंतर आएगा। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पहले की जब मैंने बात किया, मैंने उस पर लिखा भी है। उस समय मैंने लिखा है कि जब मलेशिया छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया, जो हमारे आसपास के, वियतनाम, जो हमारे आसपास के देश हैं, या हमारे जैसे और अन्य देश हैं, ब्राज़ील वगैरह, जब उनकी करेंसी और इन्फ्लेशन के अंदर 8 से 10% का अंतर पड़ रहा था, तो भारत की करेंसी का 32 और 40%, 38% अंतर पड़ रहा था। कंपैरिजन जो है वो परसेंटेज टर्म्स में और बाकी सब चीज़ों के साथ मिलाकर होता है। तो मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान आज इतना ही रखना चाहती हूँ, कभी और बैठ के इस पर बात करूँगी। और इस पर मैंने लिखा है पुराने समय में। क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी देख रही हैं और ये हमारे सब संस्कृति के वाहक यहाँ बैठे हुए हैं। कल्चर, हिंदुस्तान का ये सॉफ्ट पावर, और आने वाले दिनों में इसको लेकर नए होराइजन्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये आपने जिक्र किया है कि हमारा वो किस तरीके से सब सेट बनता है, सेट ए सेट बी मिलके सेट सी बनाते हैं। लेकिन क्या ये, क्योंकि आप जब ये कहती हैं कि हमारे रूट्स और हमारी परंपरा ही हमारी ताकत रही है, इसीलिए हम इतनी पुरानी संस्कृति हैं, तो क्या ये सेंटर स्टेज में आके ये बात दुनिया को राह दिखाने वाली हो सकती है? क्या इस सॉफ्ट पावर को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और सॉफ्ट पावर जो है दूसरों तक रीच आउट करने का एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये बात ब्यूरोक्रेसी को समझाना कठिन होता है। वो इतने पक्के ढले हुए लोग हैं कि या तो वो खंडित ही होंगे, सीरियसली, मैं ये बात बड़ी मुझे पता नहीं यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं क्या? नहीं, मैं उनको सुनाने के लिए कह रही हूँ। मतलब नहीं देख रहे तो देखें बैठ के कि आपकी मंत्री आपके बारे में क्या सोचती हैं। उनको समझाना इतना कठिन काम है कि हर बात का जवाब ना नहीं होता, हाँ होता है। देखिए, ये जनता जानती है। मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण बता रही हूँ कि जैसे और सभी ऐसा भी नहीं है, कुछ को समझ भी है। वो कल्चर को एकदम ना, मतलब कि मैंने आज़ादी का अमृत महोत्सव में कार्यक्रम किया, 5000 कार्यक्रम हुए, ख़त्म। और वो किस स्केल का कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप मैसेज दे रहे हैं, कितना आपने दूसरे देश पे छाप छोड़ी, उसका कोई कॉल बैक, उसका कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं होता। तो भाई ऊपर से आदेश आया कि आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम करना है। जो हमारे ICCR के स्कॉलर्स उस देश में कुछ पहले सीख के गए हैं, बुलाया, परफॉर्म किया, चाय पी, और क्या कहना चाहिए, यूजुअल सस्पेक्ट्स, एम्बेसी के पास एक सर्टेन लिस्ट होती है, उन्हीं लोग को बुलाया, उन्हीं को चाय पिलाई, काम खत्म। तो काम खत्म टिक मार्क करने वाली व्यवस्था बन गई है। जो व्यवस्था में आप मंत्रालयों से बात करें, उन दूसरी साइड के कोई आइकॉनिक प्लेस के ऊपर आप कार्यक्रम करें, और उस आइकॉनिक प्लेस पे आम जन का पार्टिसिपेशन हो, बड़ा कार्यक्रम हो, वहाँ पे जो एस्टैब्लिश चीज़ें हैं उनके साथ काम हो, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी लेथार्जी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि भारत की जो परंपराएं हैं वो इतनी पॉजिटिव है, जिसको अनदेखा करना अपने से गुनाह करने वाली बात है। और अभी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक 2014 से प्रोजेक्ट मौसम करके पेंडिंग था। आप सोचिए 2014 से 2000 क्या चल रहा है अभी, कितने साल,
8 साल 2022 तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। आके थोड़ा मैंने उसको हिलाना डुलाना शुरू किया। मैंने कहा भाई ये हमारा पूरा का पूरा, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये तमाम और जो खाड़ी के देश हैं वो सब हम लोग कनेक्टेड थे, और हम लोग कनेक्टेड थे थ्रू मॉनसून विंड्स। ये कहना कि हमें ग्रीक्स ने आके मॉनसून के बारे में बताया, आप में से कितने लोग ये मानने को तैयार हैं कि मॉनसून होती है, मॉनसून का इस्तेमाल होना चाहिए, वो ग्रीक्स ने भारतीयों को सिखाया? कोई मानता है ये बात? आप लोग नहीं मानते, लेकिन ऐसा प्रचलन है। और मैं इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई स्टीम इंजन बनने से पहले भारत जो ये पारंपरिक रूप से जहाज बनाने की व्यवस्था थी हमारी बहुत स्ट्रांग थी। हम शिपीज थे, हम जहाजी थे, और वो जहाज बनाने की हमारी परंपरा इंडस्ट्री के रूप में इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो सारे गुजराती जाके इंडोनेशिया कैसे बैठते जी, बाली कैसे पहुंच जाते? आज भी उनकी भाषा में मेज, दरवाजा, ये सब कैसे आता? क्योंकि हमारी परंपरा स्ट्रांग थी और मॉनसून विंड्स के जरिए हम लोग ट्रैवल करते थे। तो मॉनसून अगर आउटवर्डली है तो वो रूट लेते थे, इनवर्डली है तो वो रूट लेते थे। तो वो प्रोजेक्ट अब दोबारा से शुरू करने का प्रयास है, क्योंकि जब लोग गए तो साथ में पूजा पद्धति, साड़ी, प्रिंटिंग के तरीके, इक्कत, सब कुछ लेके गए, और उसी की वजह से वहाँ पे वो परंपराएं स्थापित हुई। और वापस ज़रूरी है टैंजिबल इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भारत की इंटैंजिबल टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को स्थापित करना, और उस हेरिटेज के माध्यम से भारत के चारों तरफ ग्लोबल संपर्कों को इंगित करना, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और आकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारे प्रवासी भारतीयों, प्रवासी गुजराती भारतीयों के लिए ये सेशन निश्चित रूप से बड़ा एनलाइटनिंग रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू दिनेश।